अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो लंग्स की बीमारी अस्थमा के ऊपर है। अस्थमा काफ़ी कॉमन बीमारी है। क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और कैसे प्रिवेंट किया जा सका है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी और बहुत से एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर एक मरीज को एयरवेज की हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब समझे आप। एयरवेज हाइपर सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के एक्सपोजर से वो बहुत जल्दी नैरो हो जाए, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए। एयरवेज क्या है जी? ब्रोंकाई हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं। जब एयरवे नैरो हो जाएगा तो मरीज को वीज प्रोड्यूस होगी। वीज सीटियों की आवाज है, क्योंकि ये जो ब्रोंकाई थे अब नैरो नहीं रहे, सॉरी उतने ओपन नहीं है, ये नैरो हो गए हैं। अब जब ये नैरो वाले से आवाज प्रोड्यूस होगी तो वो मुश्किल से सांस ले पाएगा, मुश्किल से सांस बाहर जाएगा, प्रोड्यूसिंग वीज। एक्सपोजर डस्ट का हो सकता है, पोलन का हो सकता है, माइट्स का हो सकता है, कोई भी एंटीजन है उसका एक्सपोजर होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस बीमारी को अस्थमा कहते हैं। अस्थमा में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊं आपकी एयरवेज की, मैं अब आपको एपिथेलियम बना के दिखाऊं। थोड़े बहुत सीलिया होते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बाहर लेके जाएं, और फिर आपके पास यहाँ पर मसल्स होते हैं। थोड़ा सा पैथोलॉजी का जिक्र भी हो जाएगा। तो ये है एपिथेलियम। बीच में यहाँ पर कुछ गोबलेट सेल्स पड़े होते हैं। ब्लैक वाले क्या है जी? गोबलेट सेल्स। ये क्या बनाते हैं? म्यूकस बनाते हैं। तो नॉर्मली यू विल हैव अ लेयर ऑफ म्यूकस जो गोबलेट सेल्स ने बनाई हुई है। इसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि मैं दूसरी तरफ भी बना दूं, फिर आपके लिए समझना ईजी हो जाए। ये फिर मसल्स है यहाँ, और ये इस तरफ की म्यूकस लेयर है। नॉर्मली म्यूकस लेयर होती है कि जैसे हमने कोई ऐसी डस्ट वगैरह कोई चीज़ कर लिया तो वो ये गॉबलेट सेल्स भी है यहाँ पर, और फिर ये मसल लेयर है। नॉर्मली ये मसल्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे डस्ट को, पोलन को, माइट जैसे ये छोटे मोटे कीड़े होते हैं इसके अंदर, कोल्ड को, एटसेट्रा, स्मोक को, बहुत सी चीज़ों से ट्रिगर कर सकता है। अब इन मरीजों में इम्यूनोग्लोबुलिन ई ज़्यादा होता है जो मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। मास्ट सेल्स क्या करते हैं? अब मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो एयरवे है ना, वैसे गोल सा एयरवे है तो ये अंदर की तरफ ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक नैरोइंग उस वजह से है। दूसरी नैरोइंग ये है कि गोबलेट सेल्स हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा? म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब जो म्यूकस की लेयर है वो भी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो म्यूकस की लेयर बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है कि नैरोइंग हो जाएगी। अब नैरोइंग हो गई है तो नैरोइंग की वजह से एक म्यूकस बढ़ गया है, और दूसरा क्या कर रहे हैं जी? मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया दोनों तरफ से। दिस लीड्स टू एयरवे नैरोइंग, मास सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से। तो ये मरीज प्रेजेंट करते हैं डिस्निया के साथ। डिस्निया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सांस अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना आसान नहीं है, खासतौर पे
बाहर निकालना, क्योंकि डिफ़िकल्टी है, क्योंकि नैरोइंग हो गई है। अब ये एपिसोडिक होगा, ये ज़रा समझना ज़रूरी है। एपिसोड्स इसकी अर्ली मॉर्निंग देखी जाती हैं, सुबह उठते हैं तो हम इसको, मैं आपको फजर के लिख देता हूँ, तो फजर के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा डिप आता है मरीज़ के सांस लेने में, उसको तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है। अब एक लफ्ज़ है, उसे कहते हैं रिवर्सिबल होना। ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म का एक मीटर बनाया गया है, उसे पीक फ्लो मीटर कहते हैं। मरीज़ ज़ोर से उसमें एक्सपायर करता है, ज़ोर से साँस बाहर निकालता है, उसकी रीडिंग मेजर होती है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मेजर करता है। पीक मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो का रेट मेजर कर लिया, मरीज़ का नॉर्मल कितना है और फिर उसका ड्यूरिंग अ फ्लेयर एपिसोड कितना है, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि मरीज़ की बीमारी कितनी सीवियर है। ये थोड़ी देर में ज़िक्र करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मरीज़ को बीटा एगोनिस्ट देते हैं। लंग्स कितने हैं इंसान के जिस्म में? वी हैव 2 लंग्स। 2 लंग्स का ज़िक्र करते हुए बीटा 2 जो हैं, वो रिसेप्टर्स हैं लंग्स में। जब आप बीटा 2 को एक्टिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं। अगर आप बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे, जैसे हार्ट में करते थे, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे और अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर कौन-कौन से हैं जी? सैलब्यूटामॉल है, टर्ब्यूटोलीन है, एल्ब्यूटिरॉल है। ये है शॉर्ट एक्टिंग। फॉर्मीटिरॉल, सैलमीटिरॉल, ये लॉन्ग एक्टिंग है। अब अगर हम मरीज को बीटा एगोनिस्ट दें और उससे मरीज का पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इम्प्रूव कर जाए, तो इसका मतलब है कि डायग्नोसिस अस्थमा ही है। क्योंकि अगर हम बीटा एगोनिस्ट दें और पीक एक्सपायरेटरी इम्प्रूव ना करे, इसका मतलब है कि इसको अस्थमा नहीं है, बल्कि एक और बीमारी है जिसे COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि स्मोकर्स में देखी जाती है। हमने अभी तक ये अंदाजा लगाया है कि एयरवेज की हाइपर सेंसिटिविटी है अस्थमा में, जो किसी ट्रिगर से, किसी रिस्क फैक्टर से ट्रिगर होती है, और ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी है जो इम्प्रूव करती है बीटा एगोनिस्ट पे। ज़्यादा वर्सन होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग। हम स्पायरोमीट्री कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मशीन कॉम्प्लिकेटेड मगर एग्जैक्ट है, जो मेजर करेगी इसकी रीडिंग्स को, मरीज को फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इस मशीन में भी मरीज के सामने एक माउथ पीस है, इसमें वो जोर से एक्सहेल करता है, सांस बाहर लगाता है इस मशीन के अंदर। तो वो ये दो चीज़ें मेजर करती है। नॉर्मली इट इज़ अराउंड 80%। तो एस्थमा में FEV1 ओवर FVC लेस देन 55% हो जाता है। आपने ये याद रखना है कि स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट्स लेस देन 55% देखे जाते हैं एस्थमा में। COPD में भी देखे जाते हैं, मगर हम बाद में बात करेंगे। चेस्ट एक्सरे पे हमें ज़्यादातर नॉर्मल मिलता है, अगर इन्फेक्शन हो तो फिर और बात है। हम ट्रीट कैसे करते हैं एक अस्थमा के पेशेंट को, इस पे स्टेप वाइज मैनेजमेंट बताई जाती है। आप सबसे पहले स्टेप में बीटा एगोनिस्ट, जो मैंने नाम आपको दिए हैं, PRN या HOS कहते हैं, यानी जब सांस खराब हो तो 2 पफ ले लें। इससे ठीक नहीं हो रहा
तो बीटा एगोनिस्ट हमने ऐसे ही देना है, प्लस लो डोज इनहेल्ड स्टीरॉयड दे सकते हैं। पंप आपने देखे होंगे, कुछ पेशेंट्स के पास ऐसी शेप के पंप पड़े होते हैं, इसमें दवाई, तो वो इस माउथ पीस को यहाँ से प्रेस करते हैं और उस माउथ पीस को मुंह में रख के दबाते हैं, तो वो मेडिसिन उनके अंदर चली जाती है। लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर अगर बीटा ऑर्गेनिस्ट से नहीं हो रहा तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लो ICS, फिर लाबा के साथ हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लाबा के साथ और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। तो ये स्टेप वाइज अप्रोच क्या है कि आप पहले यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे दें, फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज दे दें, फिर लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज रखें। यहाँ पे आप मीडियम डोज भी कर सकते हैं, फिर आप हाई डोज स्टेरॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपको ओरल स्टेरॉइड्स भी जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। एक्यूट एक्सेसरबेशन होती है, शदीद किस्म का अगर मरीज को अटैक हो जाए अस्थमा का और उसका सांस बेहतर ना हो रहा हो, तो आप उसको ऑक्सीजन देंगे और आप उसे नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइज एक मास्क के साथ आती है। मास्क लगाने से उस मशीन से वेपर्स बनते हैं छोटे छोटे करके, वो ज़्यादा जल्दी एयरवेज में जाके काम करते हैं। एक्यूट एक्सेसरबेशन में ऑक्सीजन दें। नेबुलाइजेशन किससे करेंगे आप? बीटा एगोनिस्ट से भी करेंगे, स्टीरॉइड से भी करेंगे, IV या ओरल स्टीरॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं। अगर मरीज फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो एक चीज़ समझिएगा कि मरीज के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं चेस्ट के, वो थक जाएंगे। आपको IV मैग्नीशियम देने की जरूरत पड़ सकती है, या आपको मरीज को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ सकती है और वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मरीज वेंटिलेटर पे, उसको इसलिए डालना पड़ेगा कि मरीज अगर ठीक नहीं हो रहा तो द पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ हिज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। या आप लावा के साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सके।